हेलो एवरीवन। कैसे हो भाई सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे और पढ़ाई आप कर रहे हैं अपनी अच्छे से कंटिन्यूअसली। तो हमेशा की तरह माँ सरस्वती के चरणों में शीश झुकाकर उनसे आशीर्वाद के बाद हम चलेंगे हमारे मॉक टेस्ट नंबर 11 पे। ठीक है, तो आज मैं मॉक टेस्ट नंबर 11 का आधा पार्ट आपको देने वाला हूँ। उसका रीज़न ये है, कुछ बच्चों के पास मेरे पास मैसेजेस आए और बहुत बच्चे परेशान हैं इस चीज़ से कि टाइम नहीं मिल पाता। अभी थोड़ा सा बर्डन है क्योंकि नया नया स्टार्ट हुआ हमारा सिलेबस। जो बिगनर सीरीज़ है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। 200 डेज टारगेट वाले तो यूज टू हो चुके हैं, उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो बच्चे आराम से कर रहे हैं। उनसे मैं कनेक्टेड भी हूँ, जो लोग उसमें फॉलो कर रहे हैं कंटिन्यूसली। बट जो बिगनर सीरीज वाले हैं वो थोड़ी सी शिकायत कर रहे हैं कि सर टाइम नहीं मिल पाता पूरा करने का। तो मैं उनको पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड करके दे रहा हूँ। एक दिन पार्ट 1 दे दिया करूँगा, एक दिन पार्ट 2 दे दिया करूँगा कुछ दिनों तक जब तक वो यूज टू नहीं हो जाएंगे तब तक। उसके बाद में फिर मैं पूरा का पूरा फुल दे दिया करूँगा। ठीक है, तो ये 1-2 वीक तक मैं ऐसे रखूँगा कि पार्ट 1 देखो। मुझे तो उन हर बच्चों की सोचनी पड़ेगी जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। मेरे को आप पे कुछ थोपना नहीं है कि देखो मैंने आपको मॉक टेस्ट दिया, इसको देखो। नहीं देखोगे तो बस ये कर देंगे, वो हो जाएगा। नहीं, के हिसाब से सब चीज़ देंगे भाई। अगर आपको लगता है कि मुझे मॉक टेस्ट का आधा पार्ट चाहिए, मैं एक दिन में नहीं कर पाता, तो मैं आपको आधा पार्ट दूंगा। ठीक है ना, ये चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको कि मैं इतना नहीं कर पाता, मुझसे हो नहीं पाता। मैं यहाँ पे हूँ इसीलिए कि मैं आपको करवाऊँ, हर एक चीज़ आपको एकदम मैनर्ड वे में एकदम तरीके से करवा के चलूँ, है ना। चलो, अभी अपन मॉक टेस्ट नंबर 11 का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और रीजनिंग का जब भी क्वेश्चन करते हो तो पहले आप अपना क्वेश्चन करने की कोशिश किया करो, ठीक है, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखा करो। तो ये क्वेश्चन है, इसमें सारे के सारे ऑप्शन देखने पड़ेंगे। और मैंने हमेशा बोला है, जब चारों ऑप्शन चेक करने हो तो हमें पहले ए चेक करना है, उसके बाद में सी चेक करना है सीधा, फिर डी, फिर बी चेक करना है। ठीक है, हो सकता है मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपका ए में आंसर आ जाए, ए में नहीं आएगा तो बी, सी में पक्का आ जाएगा, सी में भी नहीं आएगा तो डी में तो आ ही जाएगा कन्फर्मली। और बहुत ज़्यादा किस्मत खराब होगी तो बी में आएगा। और ये जो ऑप्शन जो सारे के सारे एग्जाम के अंदर जो ऑप्शन आते हैं वही मैंने सेलेक्ट किए हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी तरफ से बना दिए हों, अपनी तरफ से बना दिए होंगे और जो है वो अपनी तरफ से वो चीज़ें चल रही होंगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला ऑप्शन चेक करेंगे। 88 इज इक्वल टू 120 गुणा में 42 प्लस में 240 भाग में 48 और माइनस में 2। अब देखो यहाँ पे आपको 88 चाहिए, ठीक है, 88 चाहिए, और आप 120 को 42 से गुणा कर रहे हो। 42 को 120 से गुणा करोगे तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। उसमें से आप कितना ही घटा लोगे उतना तो और जोड़ोगे, और सिर्फ 2 घटाओगे तो क्या आपके पास 88 आ जाएगा? नहीं आएगा, मतलब कि पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। तीसरा चेक करेंगे तो 88 प्लस में 120, 120 में भाग देंगे 42 का, ठीक है, दे दिया भाग 42 का, माइनस करेंगे 240। अब यहीं पे आगे आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी, यहीं आपको पता चल गया कि 120 के अंदर 7 नहीं आता और नीचे 7 आ रहा है। इस 7 को मैं किससे काटूंगा? नहीं, इधर से ये नहीं कटेगा, इसका मतलब ये जो है वो आंसर हमारा नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता आंसर। ठीक है, तो हम चौथा चेक करेंगे। देखो 88 इज इक्वल टू 120 माइनस 42, 42 प्लस, प्लस के बाद में क्या है? प्लस के बाद में है 200, 240 भाग 48 और गुणा में 2। तो देखो इसको 2 से इससे काटूंगा 24 बार, और 24 को इससे काटूंगा 10 बार। ठीक है, और 120 में से अगर मैं पहले 40 घटा लूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। 80 में से 2 और घटा दूंगा 78, 78 में 10 जोड़ूंगा 88 आ जाएगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सटीक आंसर बैठ गया। ठीक है, आगे चलेंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने नया है और किसी भी मॉक टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन नहीं था। आज ये नया क्वेश्चन डला है, प्रीवियस ईयर का है, 2021 एग्जाम में पूछा गया है। बट हाँ, ये अभी तक नहीं मैंने डाला है मॉक टेस्ट। भी वेन डायग्राम होता है। वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम अंदर आपको एक डायग्राम बना के देगा, जैसे आप वो वाले क्वेश्चन करते हो ना, सम ए आर बी, सम बी आर सी, ऐसे वाले, तो वो भी वेन डायग्राम होते हैं। वेन डायग्राम ये वाले क्या कहते हैं, एक आपको ऐसे गोला बना के दे देंगे इसकी तरह, और उसमें पूछेंगे कि ये वाला गोला किसको फॉलो कर सकता है, ये वाला किसको कर सकता है, बड़ा वाला किसको कर सकता है। ऑप्शन दिए जाएंगे। देखो ये 3 ऑप्शन दिए हैं, पहले में 3 दिए कि पोटैटो, पीच और वेजिटेबल्स। पीच का मतलब आड़ू होता है। ये तीनों को फॉलो कर रहा है क्या भाई? वेजिटेबल्स में ये रख सकते हैं, बड़ा वाला वेजिटेबल्स में रख लेंगे, तो पर आड़ू जो है वेजिटेबल में नहीं आता, पोटैटो तो वेजिटेबल में आ जाएगा, यानी कि ये फॉलो नहीं कर रहा पहला वाला। तो
उसके बाद में तीसरा चेक करेंगे। मैंने हमेशा कहा है कि पहले के बाद में सीधा तीसरा चेक करना है। डॉक्टर, सिंगर, एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट तो वो होता है जो बहुत ज़्यादा मतलब बोल देता है या फिर किसी को शर्म वगैरह नहीं आती, एक्सट्रोवर्ट बहिर्मुखी बोलते हैं उसको। सिंगर हो गया, डॉक्टर्स हो गया। इसमें तो तीनों का कोई रिलेशन नहीं बैठ पा रहा। ये वाला जो लास्ट वाला है इसमें बैठ पा रहा है, टका, करेंसी और पैसो। करेंसी इसको बड़ा वाला गोला करेंसी का ले लेंगे, टका और पैसो इन दोनों के अंदर आ जाएंगे, यानी कि करेंसी के अंदर आते हैं दोनों को टका और पैसा, यानी कि पैसो और टका ये दोनों को दोनों क्या है, किसी अलग अलग देशों की करेंसियां हैं, और करेंसी में बड़ा वाला गोला ले लिया और करेंसी के अंदर ये दोनों आ गए, यानी टका और पैसो आ गया। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, ऐसे वेन डायग्राम आते रहेंगे, बहुत सारी सिखाऊंगा, अभी तो बहुत मॉक टेस्ट करने हमने। चलो, तो ये कह रहा है कि इसको इसके अनुसार से सेट करना है। अध्याय सूची, संदर्भ सूची, इसको इंग्लिश में देख लेना। चैप्टर लिस्ट, बिब्लियोग्राफी, प्रीफेस, कवर पेज और चैप्टर्स, इसको इंग्लिश में करना ही ठीक रहेगा। ठीक है, इंग्लिश में कर लेते हैं। देखो क्या आएगा, पहले ऑप्शन में देख लें, 2 या 4 या 3, 2, 4 या 3 पहले में से कौन सा पहले आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा या 3 आएगा। देखो पहले क्या होता है, प्रीफेस होता है, यानी प्रस्तावना पहले होती है, या फिर कवर पेज पहले होता है। तो आप कहोगे सर पहले तो कवर पेज होता है, प्रस्तावना बाद में होती है। एक बार दूसरा और चेक कर लेते हैं, बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है सूची होती है, जो किताबों की सूची, तो इसमें कौन कौन सी किताबें हैं, ये है वो है ना। उसके बाद पहले तो कवर पेज होता है, तो कवर पेज यानी पहले 4 आएगा, कवर पेज पहले आएगा। 4 किस किस में, इसमें, यानी कि ये ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। 4 के बाद में 5 आएगा, 3 आएगा। 4 के बाद में 5 आएगा, 3 आएगा। 5 में क्या है, 5 में है चैप्टर्स। चैप्टर से पहले तो प्रीफेस आएगा, प्रस्तावना आएगी। प्रीफेस क्या होता है, पहले बताया होता है उसके बारे में। प्रस्तावना उसी को तो कहते हैं, किसी चैप्टर के बारे में पहले बताना कि इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं या फिर क्या क्या चीजें दी गई हैं। ठीक है, तो प्रीफेस पहले आएगा, 4 के बाद 3 आएगा। 4 के बाद 3 किसके अंदर है, ये रहा एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। आगे चलेंगे। अब ये सीरीज है, सीरीज में क्या फॉलो हो रहा है, ये यहाँ पे कितने जोड़ रहा है, इसमें 82 यानी 18 और 5 23 जोड़ रहा है, और यहाँ पे जोड़ रहा है वो 136 में से 105 निकालेंगे तो 31 जोड़ रहा है। उसके बाद में ये जोड़ रहा है 7 में से 6 गया 1, और यहाँ पे कितना बचेगा, 7 में से 3 गया 4, 41 जोड़ रहा है। यहाँ पे कितना जोड़ रहा है, 14 में से 7 गया 7 बचेगा में, हाँ, और 11 में से 7 गया 4 बच जाएगा, तो 47 जोड़ रहा है। यहाँ पे कितना जोड़ रहा है, यहाँ पे देखो, तो यहाँ जोड़ रहा है ये 13 में से 4 गया 9 बच जाएगा, और ये 5 बच जाएगा यहाँ पे, यानी कि ये प्राइम नंबर जोड़ते हुए जा रहा है। 23 के बाद में प्राइम नंबर कौन सा आता है, 31 आता है। 31 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है, देख लो 31 का लिख के देख लो, 31, 32 ये प्राइम नंबर नहीं है। 33 प्राइम नंबर कौन सा होता है, जिसमें सिर्फ खुद का भाग जाता है या फिर एक का भाग जाता है, वो प्राइम नंबर होता है, जिसके कोई फैक्टर नहीं बन सकते। देखो 33 के फैक्टर बन सकते हैं, 34 के भी बन सकते हैं, 35 के भी बन सकते हैं, 36 के भी बन सकते हैं, 37 के नहीं बन सकते, 37 के नहीं बन सकते। 37 आना चाहिए था पहले, तो 37 आना चाहिए था ना, फिर इसने प्राइम नंबर क्या लगाया है, 36 के बाद 37, 31 के बाद इसने क्या ले लिया, सीधा 41 लिया है। 41 के बाद 47 लिया है, 47 के बाद 59 लिया है। 59 के बाद में देखो कौन कौन सा आता है, 59 के बाद 60, 61, 61 भी तो प्राइम नंबर है, यानी एक छोड़ के, यानी 61 नहीं लेगा ये अभी कौन सा लेगा, आगे लेगा ये 67 लेगा, मतलब एक छोड़ के एक प्राइम नंबर ले रहा है। 23 के बाद में भी प्राइम नंबर आता होगा 31 से पहले, देखो 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 आता है। देखो 29 को छोड़ दिया ना, यहाँ पे बीच में 29 को छोड़ दिया था, यानी कि प्राइम नंबर क्या सीरीज चला रही है, एक प्राइम नंबर को जोड़ा, उसके बाद एक को छोड़ दिया, फिर एक को जोड़ा, फिर एक को छोड़ दिया, ऐसे जोड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या जोड़ेगा, ये 283 में ये जोड़ेगा 67 को जोड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 7 और 3 10, 8 6 14 1 15, और ये हो जाएगा अपना 350 ऑप्शन नंबर सी में था 350। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। ये वाला क्वेश्चन भी आपने पहली बार ही देखा है, ये इसमें भी एक सीरीज टाइप ही फॉलो होता है। देखो इसमें क्या दिमाग लगाया, नंबर्स को सेट किया जाता है। देखो ये नंबर्स को सेट करके कुछ ना कुछ बनाया जाता है। देखो इसमें क्या बनाया, 18 को 7 से जोड़ा तो 25 आ गया, 25 में वापस 8 घटा दिया तो कितना आ गया, 17 आ गया, ऐसे जोड़ा। तो इसमें बीच वाली संख्या देखो, 19 में 9 जोड़ा तो कितना आ गया, 28, 28 में 14 घटाया तो वापस 14 आ गया। अब देखो 24 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 में 9 जोड़ेंगे तो 33 आ जाएगा, 33 में 11 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 22 हमारे ऑप्शन, 33 में से 11 घटा देंगे तो 22 आ जाएगा ना। तो यहाँ तो हमारा तो क्या ऑप्शन होना चाहिए था, 22 ऑप्शन होना चाहिए। 24 और 9 कितने होते हैं, 24 और 9 तो 33 होते हैं, 33 में से अगर 11 घटाएंगे तो 22 आना चाहिए, 22 तो ऑप्शन में नहीं है। 24 में से, अच्छा 24 में से 9 नहीं भाई, 24 में 8 जुड़ेगा,
24 में 8 जोड़ेगा 9 तो इसका है ना, ये लाइन ऐसे लिखी हुई है देखो उल्टी पुल्टी में, 18 24 और 19 ऐसे लिखा हुआ है, और इधर क्या लिखा हुआ है 7, और इधर 8 लिखा हुआ है, ये 17 लिखा हुआ है। उसके बाद में इधर लिखा हुआ है 8, उसके बाद में 11, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद में यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 14 है, ये 14 है। देखो 19 को 9 से जोड़ा तो कितना आया 28, 28 में से 14 घटाया वापस 14 आ गया। तो यहाँ पे 18 में से 7 जोड़ा है तो 17 आ गया। अब यहाँ 24 में 8 जोड़ेगा तो 24 में 8 जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 24 और 8 कितने होंगे 32, 32 में अगर 11 घटाएगा तो 21 आ जाएगा। 21 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। आगे चलो, अब इस क्वेश्चन में भी सेम टू सेम जोड़ के देखना है, और जोड़ के देखना है और सारे ऑप्शन चेक करने हैं। तो मैंने क्या कहा, पहले पहला ऑप्शन चेक करना है, उसके बाद तीसरा करना है, उसके बाद चौथा करना है। ठीक है, देखो करके देखो, पहला करके देखो 23, 23, उसके बाद में भाग और माइनस को इंटरचेंज करना है। 23 प्लस में 84, 84 माइनस 14 गुना में 8, माइनस की जगह क्या करना है भाग करना है, 8/3। तो 8/3 तो नहीं कर सकते, 8/3 करोगे तो कोई इंटीजर नहीं आ रहा, हमें तो सामने इंटीजर चाहिए। देखो बाहर कोई गाना गाते हुए जा रहा है बहुत सुंदर सा, बजाते बजाते, सुन रहा है आपको? आपको नहीं सुन रहा होगा, चलो पढ़ाई भी ध्यान दो। 3 को 8 से काटेंगे तो इंटीजर नहीं आएगा, ठीक है, इंटीजर तो ये वाला ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो उसके बाद तीसरा चेक करेंगे, देखो 23, 23 के बाद में माइनस को गुना से चेंज करना है, इंटरचेंज करना है। 23 प्लस में 84, 84 अपॉन में 14, उसके बाद में गुणा को किससे इंटरचेंज करना है, माइनस से। तो माइनस का 8 आ जाएगा, गुणा 3 आ जाएगा, बराबर ये 5 आना चाहिए। देखो आ रहा है क्या, 14 छिक्की 84, 23 और 6 29, 29 में से 24 निकालेंगे, 8 या 24 हो गए ना, 29 में से 24 निकालेंगे तो बच जाएगा हमारा 5। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा हमारा, सी आंसर आ जाएगा। आगे चलो, इनकी तो प्लेस वैल्यू लिखनी है, डिस्टरबेंस तो नहीं हो रहा, थोड़ा बहुत हो रहा होगा, कोई नहीं, ये चले जाएंगे लोग बाग ना। FCC क्या है देखो, 6 3 3, चुप ही हो जाता हूँ मैं, रुको आगे स्किप कर देना है थोड़ा सा वीडियो, लोग आते जाते रहते हैं यहाँ से। आओ आराम आएंगे, ये यहाँ पे मैं कट भी मार सकता हूँ लेकिन मैं नहीं मार रहा। आपको भी मजा आ रहा ना, आराम आएंगे। हाँ हाँ हाँ, मजा आ गया। आराम आएंगे भाई। जयपुर में रैलियां निकल रही है भयंकर, राम जी के नाम की, मजा आ रहा है देख के, बहुत अच्छा लगता है ना। स्पिरिचुअलिटी में लोग इतना आगे जा रहे हैं। एक स्पिरिचुअलिटी ऐसी होती है, भक्ति एक ऐसी चीज है जो हमें मतलब बहुत आगे ले जा सकती है। मतलब ये कहो तो कि भक्ति में जितना पीछे जाएंगे इट मीन्स कि पिछले जो 1000 साल पहले 2000 साल पहले जैसे भक्ति की जाती थी, वैसी भक्ति में आप पीछे जाएंगे तो हम हजारों साल आगे अभी से चले जाएंगे। ठीक है, बहुत शक्ति है भक्ति में, बहुत शक्ति है। आपको भी मैं कहूँगा पूजा थोड़ा ध्यान दिया करो, पढ़ाई के साथ साथ बहुत काम की चीजें हैं ये, है ना। राम जी में विश्वास करो, कोई हनुमान जी में करता है, कोई कृष्ण जी में करता है, वो एक है, ठीक है, वो एक है। कभी वो कृष्ण जी बन के आते हैं, कभी वो राम बन के आते हैं, कभी वो हनुमान बन के आते हैं, वो है एक ही। पर भक्ति आपको करनी चाहिए, पढ़ाई में बहुत साथ देती है भक्ति आपका ना। चलो अपन अपने क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। FCC को मैंने ये लिख लिया, उसके बाद में UFH को लिखना है तो 21 6 और 8, ठीक है भाई। उसके बाद में 15 9 और 19, उसके बाद में 12 12 और 24, ठीक है। उसके बाद में 6 15 और 3, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, देखो 3 और 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 3 18, यानी 18 तो बीच में आने वाला है। 18 यानी R किस में आ रहा है बीच में, एक तो इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है, यानी ये वाले ऑप्शन आंसर नहीं हो सकते। ठीक है, आगे चेक करते हैं। 3 और 5 8, प्लस 5 8 कर रहा है, 8 का फिर उल्टा लिख रहा है, यहाँ पे अपोजिट लिख रहा है, ठीक है, 5 कर रहा है। उसके बाद यहाँ इसका अपोजिट लिख रहा है, यहाँ अपोजिट लिख रहा है, यानी कि अब यहाँ पे +5 करेगा, +5 करेगा तो 8 आ जाएगा। लास्ट में 8 किस में आ रहा है, जिसमें 8 देखो इसमें आ रहा है, इसमें तो 6 आ रहा है, ये वाला C आंसर हो जाएगा। आगे चलो, अब ये वही है मिरर वाला क्वेश्चन है, मिरर में घुमाना है भाई आगे कैसे जो है सेट बिठाना है। देखो तो मिरर में घुमाने के लिए पहले तो ये R और K का थोड़ा सा देख लेते हैं। K इधर आके सीधा हो जाएगा, R इधर आके उल्टा हो जाएगा। देखो K
सीधा के पहले तो के को पकड़ लेते हैं। के सीधा किस में हो रहा है, देखो के इसमें तो वैसा का वैसा लिख दिया उल्टा। के सीधा, के तो हमारा वैसे रियल में के तो ये होता है और इसने ऐसे लिख रखा है, यानी मिरर में हमारा ऐसे हो जाएगा सीधा। सीधा किस में हो रहा है, देखो इस वाले ऑप्शन में तो नहीं हो रहा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। इसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है, इन तीनों में हो रहा है। अब आर को चेक करते हैं, आर उल्टा हो जाएगा इधर आगे, आर ऐसे हो जाएगा। आर ऐसे किस में हो रहा है, देखो इसमें हो रहा है क्या, इसमें तो हो रहा है, इसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा, यानी कि ये वाला ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। ये दो हो सकते हैं। अब क्या पकड़ेंगे, अब ये वाला पकड़ लेते हैं। ये वाला जो स्टार बनाया हुआ है, स्टार को अगर इधर उल्टा करेंगे तो ये रहेगा तो ऊपर ही ना, नीचे तो नहीं जाएगा। देखो इसमें तो इसने नीचे पहुंचा दिया भाई, इधर मिरर में तो ये नीचे तो नहीं चला जाएगा। ये वाला स्टार जो है, ये जो वाला स्टार है, इसको नीचे पहुंचा दिया, देखो ये देखो नीचे पहुंचा दिया ना। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन इसका क्या नंबर है, 2 नंबर, यानी कि 2 नंबर हमारा ऑप्शन जो है वो आंसर हो जाएगा। ऐसे चेक करना होता है इनको। 7 मित्र सुभी, प्रिंस, वेतन, विशाल, महिमा, कृष और नैतिक केंद्र की ओर अपनी पीठ करके वर्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं। ये नया क्वेश्चन आपके सामने है, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले नहीं करवाया मॉक टेस्ट में। ये हमारा क्वेश्चन होता है, ये सब डायग्राम बना लिया, मेज बना दिया, एक मेज का ये सेंटर है, सेंटर की तरफ पीठ करके बैठे, यानी कि जो भी लोग बैठे हैं पीठ करके बैठे हैं। देखो बिठा दो, सबको बिठा दो। और बिठाना कैसे है, पहले सबको अपोजिट बिठाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो हर एग्जाम में पूछा जाता है। अपोजिट बिठाना है, कितने लोग हैं, 7 लोगों को बिठाना है, तो 1 2 अपोजिट बिठा दिया, 1 और 2 को, 3 4 5 6। अब एक बचा, एक को कहीं भी बिठा दो, मैं यहाँ पड़ी थी कहीं बिठा दिया। अब सबको है ना एरो इधर बाहर बना दो, क्यों, क्योंकि सब पीठ करके बैठे हैं, सब पीठ करके बैठे हैं। एरो बाहर बना दो ताकि हमें बाएं दाएं में कोई दिक्कत ना हो। एरो बाहर की तरफ कर दिया मैंने, क्योंकि सब पीठ करके बैठे थे, ठीक है, पीठ करके बैठे हैं सेंटर की ओर। ये देखो बोला है, इसमें भी बोला है इंग्लिश वाले में, आर सिटिंग अराउंड द सर्कल टेबल विद द बैक टुवर्ड्स द सेंटर। बैक टुवर्ड्स द सेंटर का मतलब पीठ जो है उसकी सेंटर की तरफ है, पीठ सेंटर की तरफ है लोगों की, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है, देखो कहां से। सुबी है वो प्रिंस के निकटतम दाएं बैठी है। इंग्लिश में भी पढ़ लेता हूं। सुबी इज द इमीडिएट राइट ऑफ प्रिंस। प्रिंस कहां पे है, मैं प्रिंस को यहां मान लेता हूं, प्रिंस को मैंने यहां मान लिया, यहां मैंने प्रिंस को मान लिया, यानी यहां मैंने प्रिंस को मान लिया, ठीक है। उसके बाद में ये कह रहा है कि प्रिंस जो है वो राइट साइड में, किसके राइट साइड में, आर सेटिंग अराउंड द सर्कल। सुबी इज इमीडिएट राइट ऑफ द प्रिंस। इसका राइट कैसे होगा बता, कोई आदमी ऐसे खड़ा है तो इसका राइट तो इधर ही होगा ना, राइट इधर ही होगा, राइट इधर होगा तो राइट इधर। यहाँ पे कौन बैठी है, सुबी बैठी है, सुबी, ये सुबी मैंने लिखा। उसके बाद में क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहे हैं नैतिक और कृष विशाल के निकटतम दाएं और बाएं नहीं है। नैतिक कृष का तो अभी बात ही नहीं हुआ हमारे, नैतिक कृष को छोड़ते हैं, इन दोनों से रिलेटेड कोई बात होगी तब आगे छेड़ेंगे। इस वाली लाइन में नैतिक और कृष और विशाल के अंदर सुबी और प्रिंस की तो कोई बात हो ही नहीं है, तो हम छेड़ेंगे नहीं इसको। यहां से स्टार्ट करते हैं। विशाल प्रिंस के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, प्रिंस के बाएं से यानी कि लेफ्ट में, यहां से देखो विशाल इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द प्रिंस, ऑफ प्रिंस, ठीक है। तो प्रिंस के लेफ्ट में बैठा है, तो लेफ्ट इसका इधर है, प्रिंस तीसरे पे बैठा है। कौन सा बैठा है, विशाल बैठा है प्रिंस के लेफ्ट तीसरे पे, तो 1 2 3 यहाँ पे विशाल बैठा है, विशाल को यहाँ बैठा दो भाई, विशाल यहाँ पे आ गया, ठीक है, विशाल आ गया। उसके बाद क्या कह रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं महिमा विशाल के निकटतम दाएं बैठी है। महिमा, महिमा कौन है भाई, महिमा इज सिटिंग द इमीडिएट राइट ऑफ विशाल। इमीडिएट राइट, अब ये कोई आदमी इधर खड़ा है, ऐसे मुंह करके खड़ा है, आप खुद खड़े होके देख लो, इधर मुंह करके खड़ा है, तो इसका राइट किधर होगा, पर लेफ्ट इधर होगा। ये क्या कह रहा है कि महिमा इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ विशाल। इमीडिएट राइट का मतलब इधर है, महिमा इधर है, महिमा यहाँ बैठी है, महिमा यहाँ बैठी है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन आता है ये, आप विद इन 1 मिनट कर सकते हो। मैं तो आपको समझाते हुए चल रहा हूँ और पहली बार क्वेश्चन लिया तो थोड़ा टाइम लेके मैं समझा रहा हूँ आपको। महिमा यहाँ बैठ गई, विशाल यहाँ बैठ गया, प्रिंस यहाँ बैठ गया और सुबी यहाँ बैठ गई, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, प्रिंस के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, प्रिंस के दाएं से तीसरे स्थान पे, प्रिंस के दाएं से तीसरे स्थान पे 1 2 3, प्रिंस के राइट में तीसरे स्थान पे ये यहाँ पे जो बैठा होगा उसका नाम हमें बताना है। एक लाइन हमने बीच में छोड़ी थी, एक लाइन हमने बीच में क्या छोड़ी थी, उस पर वापस जाओ। अब नैतिक और कृष विशाल के निकटतम बाएं और दाएं नहीं है। नैतिक यहाँ पे जो बाएं और दाएं, यानी यहाँ तो ना तो नैतिक है, यहाँ तो ना तो नैतिक है और ना ही कृष है, यहाँ तो ना तो नैतिक है ना तो कृष है। विशाल के दाएं बाएं कोई नहीं हो सकता नैतिक और कृष में से, यानी कि यहाँ तो ना तो नैतिक हो सकता है, यहाँ ना ही कृष हो सकता है, ना ही कृष हो सकता है। नैतिक और कृष तो कहाँ, और यहाँ आएगी, यहाँ पे या तो नैतिक आ जाएगा या कृष आ जाएगा, या यहाँ पे कृष आ जाएगा या नैतिक आ जाएगा, ठीक है। बचा कौन, बचा कौन है, बचा हमारा ये केतन बैठा है यहाँ पे विशाल के जस्ट पास में। दोबारा बना के दिखाऊं, ये हमने एक ऐसे बनाया था, ये ऐसे बनाया था, 4 हो गए और 5 और 6 हो गए और एक 7 बना लिया मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने प्रिंस को ले लिया,
यहाँ मैंने प्रिंस को ले लिया, प्रिंस के बाद मैंने सुबी को ले लिया, सुबी होगी, ये होगी सुबी, सुबी को ले लिया। उसके बाद मैंने प्रिंस के ये 3 बाद में ये बैठा, कौन बैठा है, केतन बैठा है, केतन बैठा है, केतन हो गया। उसके बाद मैंने कहा कि यहाँ विशाल बैठा है, यहाँ विशाल बैठा है, यहाँ कौन बैठा है, विशाल बैठा है। विशाल के बाद महिमा बैठी है, महिमा बैठी है, महिमा। और यहाँ पे कौन बैठा है, यहाँ पे इन दोनों में से, इन दोनों जगह में से या तो कौन बैठा है, ये क्या नाम है इनका, नैतिक बैठा है या कृष बैठा है, या यहाँ पे कृष बैठा है, यहाँ नैतिक बैठा है नीचे वाली जगह पे, या यहाँ पे नैतिक बैठा है, यहाँ कृष बैठा है। दोनों का कोई फिक्स नहीं है, पर हमें तो क्या पूछा है, प्रिंस के तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, तो केतन बैठा है। ये हमें ऐसे इस तरह से इस हिसाब से करना है, ठीक है। तो टाइम मुझे था कि पहली बार आया ये, तो आपको अच्छे से समझाया जाए, ठीक है। और आते रहेंगे क्वेश्चन, हर बार नए नए क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मॉक में डालता ही रहता हूँ मैं। ये कह रहा है कि परिवार में 7 सदस्य है, बी सी डी ई एफ जी एच तक, और एच है वो डी की इकलौती बहू है। एच जो है वो डी की इकलौती बहू है। डी की इकलौती बहू के लिए क्या करना पड़ेगा, एच को, जैसे डी है यहाँ पे, इसकी इकलौती बहू है, इसका मतलब कि ये यहाँ पे इसका कोई डी का बेटा होगा, डी का कोई ना कोई बेटा होगा, यहाँ पे बेटा होगा तो बेटे के लिए प्लस लगा देंगे। जब भी मुझे मेल के लिए चिन्ह लगाना होगा तो प्लस लगाऊंगा, फीमेल के लिए मैं माइनस लगाऊंगा। और तो डी का जो है वो क्या है, एच है वो डी की इकलौती बहू है। अब डी की कोई, डी का तो जेंडर क्लियर नहीं हुआ, बहू तो लड़की की बहू हो सकती है, यानी दादी की भी तो बहू हो सकती है, आपकी दादी है, जो भी मतलब इसकी भी बहू भी हो सकती है। तो डी फीमेल और मेल दोनों हो सकते हैं, ठीक है। और बहू होगी मतलब डी कौन सी होगी, यहाँ, और डी बहू है, इसका मतलब क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, यानी कि फीमेल हमारा हो जाएगा। और इसको कपल बन। उसके बाद क्या करें, ई है वो सी की बहन है। मैं हमेशा कहता हूँ जब तक डी और यहाँ पे क्या था, एच है वो, अच्छा यहाँ पे डी एच था भाई, एच यहाँ पे एच था, यहाँ पे है हमारा एच, एच एच है वो डी की बहू है, यानी कि ये माइनस लग गया, ठीक है। अब ई है वो सी की बहन है। ई और सी की तो कोई बात ही नहीं हुई इसमें, तब तक ई वाली सी को, इस लाइन को छोड़ देंगे। अब इनमें से किसी को अगर इंक्लूड करके कोई बात करेगा उस लाइन को उठाएंगे। सी है वो एफ का इकलौता पुत्र है, एफ भी नहीं दिया हुआ, एफ है वो डी की पत्नी है। अब डी के बारे में बोला गया तो वो डी की पत्नी कौन है, एफ है, यानी कि ये कौन हो गया, पति हो गया, और ये पत्नी होगी, ये पूरा बन गया कपल, इसको बंद कर देंगे, ठीक है। ये प्लस है, ठीक है, ठीक है भाई। बी और जी एच के पुत्र हैं, बी और जी एच के पुत्र हैं, ठीक है भाई। बी और जी एच के पुत्र हैं, बी और जी एच के पुत्र हैं, ठीक है भाई, एच के पुत्र हैं दोनों, ठीक है, पुत्र हो गए। उसके बाद पूछ रहे से किस प्रकार से रिलेटेड है, जी एफ से किस प्रकार से रिलेटेड है, जी है वो एफ से। तो यहाँ पे तो बाकी एक लाइन रह गई थी, उसको और लिख लेते हैं। ई है वो सी की बहन है, और सी एफ का इकलौता पुत्र है, सी एफ का इकलौता पुत्र है। देखो एफ ये रही, एफ तो इसकी माँ होगी, सी इसका इकलौता पुत्र है, ये रहा सी इसका इकलौता पुत्र हो गया, और ई है वो सी की बहन है। देखो ई सी की बहन होगी, ई को इधर बना देंगे, पूरा पूरा फिगर बन गया। अब जो भी पूछेगा बता देंगे। फिगर बहुत ध्यान से बनाया करो ना, बहुत दिमाग लगा के फिगर बनाओ इसका, ब्लड रिलेशन का। उसके बाद में कुछ भी पूछे सब बता देंगे। जी है वो एफ से किस प्रकार संबंधित है, जी का है, जी ये रहा, एफ का है ये रहा, तो दादी होगी, ये तो दादी होगी ना। एफ जी है वो, जी का ये पापा रहा, पापा की माँ है, पापा की माँ क्या होती है, दादी, यानी कि जी एफ से किस प्रकार संबंधित है, तो एफ है, जी है वो एफ का क्या है, ग्रैंडसन है, ग्रैंडसन ये रहा, ग्रैंडसन ऑप्शन आंसर हो जाएगा पहला वाला, ठीक है। आगे चलो, आगे कौन सा क्वेश्चन है, सभी फ्लावर्स ब्लू है, सभी फ्लावर्स ब्लू है अभी, सभी फ्लावर्स जो है वो ब्लू है, सभी फ्लावर्स ब्लू है। उसके बाद में क्या, सभी ब्लू गुड है, ठीक है, सभी ब्लू गुड है, सभी ब्लू जो है गुड है, ठीक है अभी गुड है। उसके बाद कह रहे हैं कोई गुड रेड नहीं है, कोई गुड रेड नहीं है, तो रेड को अलग कर देंगे। उसके बाद में निष्कर्ष क्या निकाल रहा है ये, कोई रेड है वो फ्लावर नहीं है, कोई रेड फ्लावर नहीं है, कोई रेड फ्लावर नहीं है, कोई रेड फ्लावर नहीं है, बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही है, कोई रेड फ्लावर नहीं है। जब फ्लावर का जो गोला है, फ्लावर का जो सर्कल है वो गुड के अंदर आ रहा है, और गुड को इसने अलग कर दिया रेड से, यानी कि अगर गुड ही रेड नहीं है तो फ्लावर रेड कैसे हो सकता है, यानी कि ये वाला तो सही कह रहा है, बिल्कुल सही बोला इसने भाई, बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी रेड है वो फ्लावर नहीं है, कोई भी रेड फ्लावर नहीं है, बिल्कुल सही है। कोई रेड ब्लू नहीं है, कोई रेड ब्लू भी नहीं है। देखो रेड को तो यहाँ तक कि इसने स्ट्रिक्ट कर दिया कि जी में नहीं जा सकता, तो वो ब्लू में कैसे जा सकता है, ब्लू का तो पूरा गोला जी के अंदर है, यानी कि ये वाला भी सही बोल रही है। फिर कह रहे हैं कि कुछ गुड है वो फ्लावर्स है, कुछ गुड्स हैं वो फ्लावर्स है, कुछ गुड्स फ्लावर्स है। देखो ये वाला गुड का है ही और ये फ्लावर का है। और जब भी ये वाला ऑप्शन आता है, मैं आपको एक चीज आपको हमेशा याद दिलाता हूँ कि आपको ऐसे बोला जाए कि सभी एफ जो है वो जी है, सभी एफ जो है वो जी है। फिर आपको बोला जाए कि कुछ जी है वो एफ नहीं है, यानी कि वो वाला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। मैं आपको बोलूँ कि कुछ जी है,
कुछ जी एफ नहीं है, एफ नहीं है, नहीं आते, नेगेटिव आते, वो गलत हो जाएगा, वो निष्कर्ष कभी भी सही नहीं हो सकता। क्यों? इसने बोला सभी एफ जी है, एफ जी है, तो इसमें निष्कर्ष नेगेटिव वाला कभी सही नहीं होगा। हाँ ये बोल देना कि कुछ जी है वो एफ है, कुछ जी है वो एफ है, तो बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल सही है। देखो क्या बोला इसने, कुछ गुड्स है वो फ्लावर्स है, कुछ गुड्स फ्लावर है, गुड का फ्लावर्स का डब्बा गुड्स के अंदर है, और इसने बोला सभी कुछ जी है वो एफ है, तो इसका मतलब ये वाला भी सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। फिर क्या है, कुछ गुड्स ब्लू है, कुछ गुड्स ब्लू है, देखो कुछ गुड्स ब्लू है, बिल्कुल है, देखो ब्लू वाला डब्बा इसके अंदर है, ये वाली सेम जो है वो लाइन फॉलो कर रही है, इसके अंदर कुछ गुड्स है वो ब्लू हो सकते हैं, नहीं ये वाला भी हमारा सही है। तो सारे निष्कर्ष सही निकल रहे हैं अपने, तो 1 2 3 4 सारे निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ठीक है। ये वाली बात ध्यान रखना, अगर आपको पॉजिटिव बोला गया है यानी ब्लू को अगर गुड बोला गया है, फिर आप ये नहीं कह सकते कि कुछ गुड्स है वो ब्लू नहीं है, ये जरूर बोल सकते हैं कुछ गुड्स है वो ब्लू हैं बोल सकते हैं, नहीं है नहीं बोल सकते। चलो भी आगे, और हर रोज बताता हूँ ये बात, कभी ना कभी तो आपके भेजे में बैठ जाएगी। देखो 5 डब्बे हैं, ए बी सी डी ई, ठीक है। बी ए से 3 गुना भारी है, बी है वो ए से 3 गुना भारी है, ये 3 है और ये 1 है। सी ई से 40 गुना भारी है, सी है वो ए से 40 गुना भारी है, ठीक है। सी ए से 40 गुना भारी है, 40 गुना नहीं 40 केजी भारी है, ठीक है। सी ए से 40 केजी भारी है, तो सी कितना है, पहले तो सी का पता लगाई ना, सी कितना है, आगे पढ़ते हैं आगे। डी है वो ई से 3 से 1/2 गुना भारी है, ठीक है। डी को कर देते हैं, ये डी है और ये है 3/1 का मतलब है कि ये 3 से 1/2 का मतलब है 7/2, यानी कि ये अगर 7 है तो ये 2 है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सी है वो ए से 5 गुना भारी है, सी है वो सी ए से 5 गुना तो नहीं है, देखो सी ए से 5 गुना भारी है, सी ए से ए तो 1 है, तो सी कितना हो जाएगा, सी 5 हो जाएगा, 5 गुना भारी है। फिर कह रहे हैं कि ई का भार 40 किलो है, ई का भार कितना है 40 किलो, इसकी 40 किलो दी है वैल्यू, 2 की वैल्यू 40 किलो, एक की कितनी होगी 20 होगी, एक की 20 हो जाएगी, तो 7 की कितनी हो जाएगी 140 हो जाएगी, 5 की कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी, ठीक है। 5 की 100 हो गई, फिर 5 की अगर 100 हो गई तो एक की कितनी हो जाएगी, गलत हो गया ना, गलत कर दिया मित्रों। सबसे हल्की वस्तु बतानी है, बी ए से 3 गुना भारी है, सी ए से 40 भारी के जी। अच्छा ऐसे सीधा नहीं कह सकते ना, सीधा सीधा एक ही रेशियो में सबको नहीं ले सकते, एक ही रेशियो में सबको नहीं बांट सकते। वापस पढ़ लेते हैं, देखो क्या होगा इसमें, क्या कह रहा है। सबसे पहले ई का भार बता रहे, ई का भार बता रहे 40 किलो, ई का भार 40 किलो है। फिर कह रहा है कि ई है सी है वो ई से 40 की जो केजी भारी है, यानी कि सी कितना होगा, सी कितना होगा आपका 40 केजी भारी यानी 80 होगा, 80 होगा। अब ए और सी का रेशियो दिया हुआ था, ए और सी का रेशियो कितना दिया हुआ था, ए है वो सी है वो ए से 5 गुना भारी है, सी ए से 5 गुना भारी यानी कि ये 16 होगा, ये 16 होगा, तभी तो 5 गुना भारी होगा, 16 5 80, ठीक है। ए और सी हो गया। उसके बाद में मुझे लगता है आपको समझ नहीं आया होगा, मैं दोबारा कर देता हूँ जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि मेरा पर्पज आपको समझाना है, क्वेश्चन करना नहीं है, क्वेश्चन तो मैं 1 सेकंड में करके निकल जाऊंगा। ए बी सी और डी है, सबसे पहले आपने लिख लिया कि बी है वो ए से 3 गुना भारी है, बी है वो 1 से 3 गुना भारी है, यानी 3 और 1 का हमारा पास रेशियो आ गया। उसके बाद कह रहे हैं सी है वो ई से, पहले सी का लिख लेते हैं, ई का भार लिख लेते हैं, छोड़ो ना, ई का भार लिख लिया, ई का भार कितना है 40 केजी है, 40 केजी हो गया। उसके बाद कह रहा है कि जो है वो सी है वो ई से 40 किलो भारी है, सी का कितना हो गया ई से 40 किलो, यानी कि ये 80 किलो का हो गया, ठीक है भाई 80 किलो का। फिर कह रहा है कि सी, पहले ये वाली लाइन छोड़ दो, डी ए का कुछ दिया हुआ नहीं है अपने को, है वो ई से 3 से 1/2 गुना भारी है, 3 से 1/2 यानी 7/2, ई से डी, ठीक है, तो डी लगा लो यहाँ पे, ई से 3 से 1/2 का मतलब है 7/2, तो 7/2 कर लो, 2 से 20 बार कटेगा, 7 से गुना करोगे तो 140 आ जाएगा, 140 आ गया। उसके बाद कह रहा है कि सी ए से 5 गुना भारी है, ए से 5 गुना भारी है, यानी कि ये एक ए से 5 गुना भारी है, अगर ये 5 गुना भारी है तो इसको 16 होना पड़ेगा, 16 हो गया। अब क्या पूछ रहा है, और अगर ये 16 है तो ये 48 हो जाएगा, इनका तो रेशियो दिया हुआ था 3:1 का। अब पूछ रहा है कि सबसे हल्की वस्तु कौन सी है और उसका भार कितना है, तो सबसे हल्की कौन सी दिख रही है आपको, ये दिख रही है, और इसका भार इसकी कौन सा है 16 भार है, तो ए 16 आ जाएगा। आगे चलेंगे, ये आकृति वाला क्वेश्चन है, कौन सी आकृति इसमें सेट बैठ रही है वो हमें बताना है। तो ये जो आकृति है इसके अंदर सेकंड वाली, ये वाली ये आकृति इसमें सेट बैठ रही है, देखो ये यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे सेट बैठ रही है, डब्बा भी आ रहा है और ये 2 लाइन भी आ रही है, ये भी आ रहा है और बीच में ये काट भी रहा है, ठीक है। तो ये 2 नंबर जो है इसमें सेट बैठ रही है, 2 नंबर बैठ रही है पक्का।
हाँ बैठ रही है ना, ये देखो यहाँ से भी ये वाली लाइन भी दे रहा है यहाँ से, ठीक है 2 नंबर सेट बैठ रही है। ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। ये वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें देखो 2 ट्रिक्स लगाई जाती हैं। एक ट्रिक तो क्या लगाई जाती है, 2 प्रकार के तरीके होते हैं इन क्वेश्चंस को करने के, ठीक है। एक तरीका क्या होता है, इन सब को गिन लो। जैसे इन सब का गिन के देखो कितने होते हैं। थोड़ा पेन छोटा कर लेता हूँ मैं, पेन की निब छोटी कर लेता हूँ, बिल्कुल छोटी कर लेते हैं ताकि गिनने में प्रॉब्लम आए। देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि ये 20 है। तो 20 गिन लिया आपने। 20 अगर हो गए ना, अगर 20 हो गए तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, ये 4-4 के पेयर बनेंगे या तो, या 5-5 के बनेंगे, या तो 4-4 के पेयर बनेंगे या 5-5 के बनेंगे। अगर ये 16 होते तो ये पॉसिबिलिटी थी कि ये 4 के पेयर बनेंगे, ठीक है। 5 के तो बन नहीं सकते, हो सकता है 5 के बन जाए और लास्ट में 1 रह जाए, ऐसा भी हो सकता है। पर मोस्ट प्रोबेबली अगर ये टोटल अगर गिन के पूरे खालिस्तान को और सबको गिन के मान लो ये 15 हो गए, तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि या तो ये 5 के पेयर बनेंगे, 5-5 अल्फाबेट के पेयर बनेंगे, या 3-3 के पेयर बनेंगे। मान लो अगर इनकी सबकी जोड़ के और आपको लगे कि यार इनकी संख्या कितनी होगी, आपकी 21 होगी, तो यह मोस्ट प्रोबेबली है या तो 7 का पेयर बनेगा या 3 का बनेगा, ठीक है। एक तो पेयर बनाने वाला हमारा जो इसका सॉल्यूशन होता है। पेयर बनाने के अलावा क्या कर सकते हैं, पेयर अगर नहीं बने, हमें लगे कि यार इसमें तो कोई पेयर नहीं बन रहा, तब हम सीधा चेक करेंगे। सीधा क्या चेक करेंगे कि यार एम के पहले, एम के बाद में बी आ रहा है, एम के बाद में बी आ रहा है ना, तो ये वाला एम है ना, इसके बाद भी बी आएगा। तो बी किस ऑप्शन में है, सेकंड लास्ट ऑप्शन में। 1 और 2 नंबर पे बी किस में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है। देखो ये वाला काट देंगे, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे कि यार पहले में तो यू और बी सब में आ रहा है। तीसरा चेक कर दें, तीसरे में डी डी आ रहा है, इसमें इसमें एम आ रहा है। देखो तो तीसरा 1 2 3, ए के बाद कहाँ आ रहा है, देखो ए के बाद यहाँ पे डी आ रहा है ना, यानी कि ए के बाद यहाँ भी डी आएगा, तो डी वाला ऑप्शन रख लेंगे, एम वाला हटा देंगे, ठीक है। एम बी जे यू, अब यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज में वो है, वो अनसर्टेनिटी दिख रही है, क्योंकि पूरी की पूरी लाइन एक जैसी है, यू बी डी जे एम बी, यहाँ पे जे की जगह यू लिखा है, तो सेकंड लास्ट या फिर सेकंड थर्ड, मतलब लास्ट थर्ड, ये देखो 1 2 और 3 यहाँ पे आएगा क्या, जे के बाद क्या आएगा, तो जे के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो कोई भी लाइन में अगर जे के बाद में यहाँ अगर यू आ रहा है तो यहाँ भी जे के बाद यू आएगा। देखो दूसरा वाला तरीका फॉलो हो रहा है, इसमें पेयर नहीं बन रहा था कोई भी, ठीक है। तो जे के बाद क्या आ रहा है यहाँ पे, जे के बाद यहाँ पे, तो देखो अगर यू में लगाऊंगा, जे के बाद में यू लगाना पड़ेगा क्योंकि सब में यू है, जे के बाद तो यू ही लगाना पड़ेगा, तो यहाँ भी जे के बाद यू ही आएगा। तो यू किस में आ रहा है, जे के बाद, जे के बाद यू, 1 2 3, 3 नंबर पे यू का है, इसमें है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें मोस्ट ऑफ लोग छोड़ के आ जाते हैं, पर ये फ्री फोकट के नंबर है। किसके नंबर है, फ्री फोकट के नंबर है। अब पेयर बनाने भी सिखाऊंगा आपको, अगला क्वेश्चन लूंगा कल वाले मॉक में या फिर परसों वाले मॉक में पेयर वाला क्वेश्चन लूंगा जिसमें पेयर बनते होंगे, वो पेयर बनाना भी सिखाऊंगा। पल वाला तरीका बता दिया कि इसके पीछे देख लो भी, इसके बाद में एम के बाद बी है, तो यहाँ भी एम के बाद बी आने वाला है। इस तरीके से आपने कर लिया, ठीक है। आगे चलेंगे, तो कौन सा इसमें आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका सी। आगे चलेंगे, इसमें देखो क्या बोला गया, कौन सा विकल्प आकृति को 270 वामावर्त और 45 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाने पर ये प्रश्न आकृति बनेगी। यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, ठीक है। 270 डिग्री तो कोई आकृति होगी, जैसे मान लो ये होगी या फिर ये होगी या फिर ये होगी या फिर ये होगी, इन चारों में से कोई एक आकृति को पहले तो 270 डिग्री क्या घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी क्लॉक कैसे घूमती है, ऐसे घूमती है, हमारी घड़ी कैसे घूमती है, घड़ी की टिक 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 ऐसे चलती है ना, यानी ये क्लॉकवाइज हो गया। एंटी क्लॉकवाइज इसका उल्टा है ना, ठीक है, इसका उल्टा। तो या तो इसको पहले एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, यानी पहले तो 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, फिर उसको क्लॉकवाइज घुमाओगे 45 डिग्री। मैं आपको एक बात बोलूं, मैं बोलूंगा कि यार ये वाला सर्कल है और इस पे आपको जाके आना है, ठीक है, जाके आना है। आप गए यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट किया आपने और आप यहाँ तक पहुंचने के बाद आपने कहा कि नहीं यार मैं तो कुछ यहाँ भूल गया था, यहाँ वापस जाऊंगा, यहाँ वापस जाऊंगा। फिर आप है ना यहाँ से वापस आ गए, यहाँ पे यहाँ आ गए। फिर मैं आपको पूछूंगा, फोन करूंगा कि आप कहाँ हो, आप कहाँ हो, मैं आपको फोन करूंगा, तो आप ये से थोड़ी बोलोगे मैं यहाँ आ गया फिर यहाँ आ गया। आप बोलोगे मैं तो यहाँ हूँ, वहाँ जाके वापस आ गया, तो मैं इस वाली जगह पे हूँ, ये कोई भी नाम दे देंगे, सी पे हूँ मैं। तो आपने ए से स्टार्ट किया था, बी पे जाके आप थोड़ा वापस आ गए तो सी पे हो, यानी कि जाके अगर वापस आ रहे हो तो इसमें से घटा देंगे डिस्टेंस में थे। वही सेम टू सेम इसमें होने वाला है कि भाई पहले तो इसने बोला कि 270 डिग्री ये आपका एक वो बना लिया, ये 90 डिग्री हो गया, यहाँ तक यहाँ 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री से यहाँ तक 180 हो गया, 180 से यहाँ हो गया 270, 270 तो ये गया पहले एंटी क्लॉकवाइज। फिर कह रहे हैं कि क्लॉकवाइज 45 डिग्री घुमा दिया, यानी 45 डिग्री वापस आ गया, यानी कि यहाँ पे होना चाहिए, ये यहाँ पे होना चाहिए। अब कोई भी आकृति उठा लो, पहली वाली आकृति घुमाते हैं, देखो पहली वाली आकृति की ये वाली नोक देखो, ये वाली नोक कहाँ पे है, ये 0 डिग्री पे है, मान लो ऐसे है,
ये वाली नोक ऐसे बनी हुई है और एकदम 0 डिग्री पे है। इसको पहले ऐसे घुमाएंगे 90 डिग्री, फिर ये इधर जाएगी, फिर ये इधर जाएगी, यहाँ पे लेके आनी है इस नोक को। यहाँ पे नोक कहाँ पे आ रही है, कौन से वाले ऑप्शन में, ये मतलब ये वाली नोक यहाँ लेके आनी है, ये वाली नोक यहीं पे आ रही है, देखो ये आ गई, देखो क्वेश्चन में नोक यहाँ पे आ गई। बस ये तरीका अपनाना है इसके अंदर। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए जब भी आपको ये बोल देना कि इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो या क्लॉकवाइज घुमा दो, बस आपको कोई और एक्स्ट्रा दिमाग आपको लगाना ही नहीं है। क्या दिमाग लगाना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही दिमाग लगाना है कि मैं इसको क्या करूंगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से पहले यहाँ पे फिगर बना लूंगा। ये वाला फिगर बना लिया, फिर कहेगा कि यार 270 डिग्री घुमा दो, तो पहले तो मैंने 90 घुमाया, 90 के बाद 180 घुमाया, फिर 270 घुमा दिया। फिर कह रहे कि 45 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा दो, यानी कि क्लॉकवाइज घुमा दो। 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दूंगा तो यहाँ आनी चाहिए, यहाँ की 0 यहाँ से शुरुआत करेगी कोई आकृति और यहाँ पे आके अटकेगी। तो मैंने तो इस नोक को पकड़ लिया 0 पे, ये नोक 0 पे, ये पूरा का पूरा मैंने इसके ऊपर ही बना दिया आकृति के, 0 पे था तो इसको मैंने घुमाया तो ये ऐसे बन जाएगी, इसकी तरह बन जाएगी। उसके बाद ये फिर ये ऐसे उल्टी हो जाएगी, नोक ऐसे उल्टी हो जाएगी, फिर 45 डिग्री पे ऐसे हो जाएगी। इसमें देखो ऑप्शन नंबर ए ही सटीक बैठ गया, तो ए नंबर आंसर हो जाएगा हमारा। आगे चलेंगे, बहुत टाइम लग गया ना, कितना टाइम लग गया अभी तक, 35 मिनट लग गए। क्वेश्चन कितने हुए, 16, बहुत अच्छे, बहुत टाइम लगा आज तो। 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितना डिफरेंस है देखो, 9 का डिफरेंस है, यहाँ 16 का डिफरेंस है, तो यहाँ 25 का होगा। 25 में अगर 57 जोड़ देंगे तो कितने बचेंगे, 7 और 5 12, 85 हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि सीरीज चल रही है, पहले 4 जोड़ा, फिर 9 जोड़ा, 16 जोड़ा, तो 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर जोड़ा पहले, फिर 3 का स्क्वायर जोड़ रहा है, फिर 4 का जोड़ रहा है, फिर 5 का स्क्वायर जोड़ेगा 25। आगे चलो, इसमें क्या कर रहा है, 9 को तो 47 बना रहा है, 3 को 17 बना रहा है, तो 6 को क्या बनाएगा, 6 को क्या बनाएगा वो चीज़ हमने देखनी है। अब बताओ, आप कोई दिमाग लगाओ क्या बना रहा है, ये क्या कर रहा है, 3 को पहले 5 से गुणा किया, 2 जोड़ दिया, उसने यहाँ पे क्या किया, 9 को 5 से गुणा किया, 2 जोड़ दिया, 6 को 5 से गुणा करोगे, 2 जोड़ोगे तो 32। सिंपल सी बात थी। अब ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए नया है। सो इट बी को लिखा है इसने लोअर कोर नोर लिखा है, इट इज डन को लिखा है इसने जोर कोर टोर। देखो इसमें और इसमें कॉमन क्या है, इसमें भी इट आया है, इसमें भी इट आया है और इसमें भी इट आया है। ठीक है, तो इट तो कॉमन होगा, इसमें इट इसमें कॉमन है और इसमें यहाँ क्या कॉमन है बताओ, यहाँ कॉमन है कोर कॉमन है, कोर कॉमन है, देख लो कोर कॉमन है, कोर यहाँ भी है, कोर यहाँ भी है, तो इट का जो मतलब क्या हो जाएगा, इट का मतलब हो जाएगा कोर। ठीक है, उसके बाद में इन दोनों को देख लेते हैं। इट इज डन में यहाँ पे बी योर सेल्फ को देख लेते हैं पहले। बी योर सेल्फ में बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है और इसमें भी है, बी यहाँ भी है, इसमें भी। अब आगे देखो कौन कौन सा सेम है, नोर यहाँ पे भी है, नोर यहाँ पे भी, यानी कि बी का मतलब क्या हो जाएगा, नोर। अब यहाँ पे क्या बचा देखो, सो इट बी, इट का मतलब कोर हो गया, बी का मतलब नोर हो गया, तो और फिर बचा क्या, सो बच गया, सो का मतलब क्या हो जाएगा, सो का हो जाएगा लोअर, LOR हो जाएगा। अब यहाँ पे सो कहीं भी आएगा ना लोअर आएगा, सो का मतलब ही पूछा है तो LOR। ये तरीका होता है इन क्वेश्चन को करने का। बस इस वाले क्वेश्चन को तो आपने सीधा ही कर देना है, इनकी प्लेस वैल्यू लिखो 20 1 14 11, 20 1 14 11 5 और 18। ठीक है, उसके बाद में ये 22 3 16 13 7 और 20। देखो इसमें क्या क्या दिमाग लगा रहा है, ये 18 को 20 लिख रहा है, 2 2 जोड़ रहा है, सब में 2 जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया। तो अपना क्वेश्चन वाला कहाँ है, स्पेलिंग ये लिख लेते हैं। इसकी क्या है देखो, एस को क्या लिखेंगे, एस को 19 लिखेंगे, ओ को 15 लिखेंगे, सी को 3 लिखेंगे, आर को 18 लिखेंगे और ए को 26 लिखेंगे, टी को 20 लिखेंगे, ई को 5 लिखेंगे, एस को 19 लिखेंगे। ठीक है, प्लेस वैल्यू लिख दी फटाफट से, प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए आपको। अब 2 2 जोड़ के लिखना है, देखो 21 17 5 20, इसमें 2 आ जाएगा, 26 के बाद 2 ही आता है डायरेक्ट, 26 ही अल्फ़ाबेट होते हैं हमारे। 20 को 22, 5 को 7, 19 को 21। अब देखो 21 7 5 20 2 कहाँ है भाई, 21 17 5 21 17 5 20, 21 17 5 20 सब के अंदर है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 21 17 5 20, उसके बाद में 3, फिर उसके बाद क्या है 22, 3 के बाद 22, तो ये वाला ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे क्या है भाई, आगे भी सेम टू सेम यही है। इसका प्लेस वैल्यू लिखो 21 16 18, उसके बाद 9, उसके बाद 7, उसके बाद में 8, उसके बाद में 20। ये देखो 16 21 22, उसके बाद में 5, उसके बाद 11 20 और 8। क्या दिमाग लगाया, देखो 8 को इधर, 20 को इधर लिखा, 16 को इधर, 21 को इधर लिखा। उसके बाद क्या दिमाग लगाया, 8 और 4 22,
और 7 और 4 11, इसमें से -4 कर दिया और इसमें +4 कर दिया और इसमें भी +4 कर दिया। देखा, नंबरिंग करते ही आपका हर एक चीज आसान हो गई, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। आप सीधा सोच सकते थे इसको कैसे क्या लिखा है। नंबरिंग पहले करनी है हमने, प्लेस वैल्यू लिखनी है पहले। इसकी प्लेस वैल्यू लिखो 4 4 20, 4 5 19 20, उसके बाद में 18 18 15 25। तो इसको तो इधर लिख देंगे 25 15 और इसको चेंज करके लिख देंगे 5 और 4। अब देखो 5 4 25 15 किस में आ रहा है, 5 और 4 तो सब में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। लास्ट में 25 15 किस में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, 2 में आ रहा है, 2 में फंस गए। अब यहाँ पे 19 और 4 जोड़ के 23 लिखना पड़ेगा, 23 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में ही आ रहा है। खत्म। ये तरीके होते हैं करने के। डाइस क्वेश्चन करने के तो तरीके मैंने आपको बताई है। क्या तरीका बताया मैंने, एक संख्या पकड़ो जो भी कॉमन हो, 2 बॉक्स में एक संख्या, पहले और दूसरे में देखो क्या कॉमन है, एक ही कॉमन होनी चाहिए। 3 कॉमन है, देखो 3 कॉमन दिख रहा है तो 3 से स्टार्ट कर देंगे क्लॉकवाइज, 3 5 6, 3 5 और 6, उसको 3 से स्टार्ट करेंगे क्लॉकवाइज, 3 2 1, ठीक है, 3 2 1। तो 1 की अपोजिट तो 6 होगी, 5 की अपोजिट 2 होगी, 3 की अपोजिट बचा कौन सा, बचा हमारा 4, बचा हमारा कौन सा 4, तो 4 इसका अपोजिट हो गया। क्या पूछा है, 4 का अपोजिट ही पूछा है, 4 का अपोजिट 3 हो जाएगा। खत्म। आगे चलो। इन बट भाई ऑड वन आउट चूज करना है कि ऑड वन आउट कौन सा है। 13 के बाद 20, 20 के बाद 1, फिर 8, 1 के बाद 8, ठीक है। उसके बाद में 3 3 10 17 और 25, ठीक है भाई। उसके बाद में क्या लिखा है, 8 8 15 22 और 3, उसके बाद 4 11 18 और 25, ठीक है। तो क्या क्या दिमाग लगाया इसने, 4 है या ना, 4 11, क्या दिमाग लगाया भाई इसने, कोई तो दिमाग लगाया होगा दोस्तों। 7 7 जोड़ रहा है, दिख रहा है ये, 13 में 7 जोड़ा 20, 20 में इसमें भी 7 जोड़ा, इसमें भी 7 जोड़ा, इसमें भी 7 जोड़ा, ठीक है। और आगे इसमें भी 7 ही जोड़ रहा है, 1 आ रहा है, 7 जोड़ रहा है, इसमें भी 7 जोड़ रहा है, 15 और इसमें भी 7 जोड़ रहा है, 11 और 7 18, 7 ही जोड़ रहा है इसमें भी। आगे जोड़ो, देखो इसमें 1 और 7 8 हो गया, 17, हाँ इसमें 8 जोड़ रहा है और इसमें भी 7 जोड़ रहा है, देखो इसमें भी 7। ऑड वन आउट हो गया, ऑड वन आउट हो गया, मतलब ये वाला बी नंबर आंसर हो जाएगा हमारा। आगे चलेंगे। ये आकृति वाला क्वेश्चन है, सीरीज चल रही है कोई, सीरीज में अब ये तो ध्यान रहेगा ना, यहाँ से ऐसे जा रही है, यहाँ ऐसे जा रही है, यहाँ ऐसे जा रही है, तब यहाँ ऐसे जाएगी। ऐसे किस में जा रही है, इसमें जा रही है, इसमें जा रही है, इसमें जा रही है, इसमें नहीं जा रही, ये ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। अब इसमें देखो ये हार्ट को देखो, हार्ट को देखो, हार्ट कैसे कर रहा है, हार्ट यहाँ से, यहाँ ऐसा था सीधा और यहाँ आके ऐसे उल्टा हो गया, यहाँ ऐसे उल्टा हो गया, तो यहाँ ऐसे होगा ना, ऐसे होगा हार्ट, देखो ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा। और ये ब्लैक रंग वाला कैसे भर जाएगा, ब्लैक रंग कैसे भर जाएगा, ब्लैक रंग ऐसे भरेगा, देखो पहले ब्लैक रंग ये इधर था, उसके बाद में ब्लैक रंग ऊपर आ गया, ब्लैक रंग इधर आ गया, अब ब्लैक रंग नीचे आएगा, यानी कि ये यहाँ पे ब्लैक ब्लैक होएगा। देखो हार्ट किस में ब्लैक है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें तो नीचे है, नीचे नहीं है, इसमें ऊपर है, तो ये वाला ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। 2 बच गए, 2 ऑप्शन बच गए, 2 में फिर ये पकड़ना पड़ेगा, फिर क्या पकड़ेंगे, फिर ये पकड़ेंगे, ये वाला नीचे वाला। इसमें देखो, इसमें ब्लैक किधर था, पहले पहले ये ब्लैक था इधर इस साइड में, अब उसके बाद ब्लैक था ये नीचे, फिर ब्लैक था ये इस साइड में, अब ब्लैक ऊपर होगा, मतलब ब्लैक ऊपर होगा, यानी ब्लैक ऊपर वाला कहाँ है, देखो इन दोनों में से ब्लैक ऊपर इसमें है, इसमें ब्लैक जो साइड में है, ये वाला ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। अब ये पेपर कटिंग वाले इतने क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, एक अब ये पेपर कटिंग वाला क्वेश्चन आप खुद करोगे, ठीक है। ये आपके सेल्फ के लिए, सेल्फ करना है आपने पेपर कटिंग वाला। इसका आंसर बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में कि क्या आपका आंसर आया। पेपर कटिंग के कितने क्वेश्चन करवाए हैं। अब ये पेपर, ये कटिंग किए इसने और इसके बाद इसने खोल लें, तो कौन सा खोल के कौन सा बनेगा, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। चलो, इसके बाद में ये क्या कर रहा है, पी को PAR के, इसको लिख रहा है ये 3 7 4 9, ठीक है। पूछ किसको रहा है, ये पूछ रहा है इसको, ये लिख रहा है कि CARE, इसको क्या लिख, यहाँ पे कितना लिख रहा है, 7 लिख रहा है। ये सेम टू सेम वैसा वाला है। इसके 2 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, एक तो ये प्लेस वैल्यू को चेंज करके लिखता है, एक ही सेम टू सेम लिख देता है। जैसे यहाँ पे P को 3 लिख रहा है ना, तो यहाँ भी P को 3 ही लिखेगा। P आ रहा है कि अपने तो क्वेश्चन में P नहीं आ रहा, C आ रहा है। C को देखो यहाँ किसमें क्या लिख रहा है, देखो C को यहाँ पे 6 लिख रहा है, C को यहाँ 6 लिखेगा तो यहाँ पे भी 6 लिखेगा, तो 6 7 किसमें, देखो 6 7 इसमें है, इसमें है, 2 में है 6 7। उसके बाद में R को क्या लिख रहा है, R को देखो यहाँ पे 4 लिख रहा है, R को यहाँ भी 4 लिख रहा है, यहाँ भी 4 ही लिखेगा R को। 6 7 4 किसमें, 6 7 4, ये ऑप्शन नंबर B में आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से करना है। आगे चलेंगे, तो आगे हमारा GK आ गया।
674, 674, 674 ऑप्शन आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर डी होगा। 764 नहीं होगा, 674, 674। उसके बाद में ई को 2 लिखेगा, देखो ई कहाँ है, ई का ये रहा, देखो ई को 2 लिख रहा है, यहाँ भी ई को 2 लिख रहा है और यहाँ भी ई को 2 ही लिखेगा। चलो आगे देखो, दिसंबर 2020 में कहाँ पे प्रयोगशाला में विकसित चिकन उत्पादों बिक्री को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? तो वो कौन सा है दिसंबर 2000 में चिकन उत्पादों को मंजूरी देने वाला? वो हमारा सिंगापुर बन गया है। ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखना है हमेशा, कितना ही पुराना क्वेश्चन हो, इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है दोबारा। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन ने गोवा को राज्य का दर्जा दिया? गोवा को राज्य का दर्जा किसने दिया था? 56वां संविधान संशोधन। गोवा पे पहले पुर्तगालियों का राज था, पुर्तगालियों को भगाया था, फिर उसके बाद में जो 56वां संविधान संशोधन हुआ था उसके बाद में इसको राज्य का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस महिला पहलवान ने फरवरी 2021 में यूक्रेन कुश्ती टूर्नामेंट जीता? तो वो किसने जीता था? विनेश फोगाट ने जीता था। आगे देखेंगे, किसी देश की अत्यधिक कुशल उच्च शिक्षित पेशेवर जनसंख्या का उच्च अनुपात में बेहतर आर्थिक और सामाजिक अवसर प्रदान करने के लिए अन्य देशों के प्रवास करने के लिए प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है प्रतिभा पलायन, यानी ब्रेन ड्रेन कहते हैं। ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन क्या होता है? जैसे क्या बोला गया इसमें, व्हाट इज द इमिग्रेशन ऑफ proportional of a country's highly skilled, highly educated professional population to other countries offering better economic and social opportunity called। जैसे कि हमारा सुंदर पिचोई है, सीईओ है, किसका सीईओ है? गूगल का है क्या? सुंदर पिचोई किसका सीईओ है? गूगल का ना, हाँ गूगल का सीईओ है। देखो गूगल का तो वो यहाँ है तो भारत का, भारत है, वहाँ जाके पलायन हो गया उसका, यानी कि अमेरिका में जाके रहने लगे। अमेरिका में वहाँ जाके उसको स्किल्स की, जो भी उसकी स्किल थी उसको पहचाना गूगल ने, और गूगल ने उसको जो है उसका सीईओ बना लिया। ठीक है, यानी था तो वो भारत का, तो वही चीज़ है प्रतिभा पलायन का मतलब था ब्रेन ड्रेन। यहाँ पे बहुत सारा ब्रेन जो है वो ऐसा होता है जो जिसकी यहाँ पे अहमियत नहीं होती, या फिर मानो कि भारत में ऐसी अपॉर्चुनिटी उनको मिल नहीं पाती तो वो बाहर जाके काम करना चाहते हैं, बाहर जाके करते हैं तो उसको ब्रेन ड्रेन बोला जाता है। ठीक है, या फिर प्रतिभा पलायन बोला जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम निर्वात या मुक्त स्थान में दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल की अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन को दर्शाता है? तो वो कौन सा है हमारा? सबके याद होने चाहिए, ओम का नियम, लेंज का नियम, कूलाम का नियम। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि रेपो रेट जो है वो आरबीआई की बदलती रहती है। ठीक है, रेपो रेट बदलती रहती है तो ये याद करने का क्वेश्चन का मतलब ही नहीं है। रेपो रेट होती है रिवर्स रेपो रेट होती है, जो बैंकों की दर होती है, जिसको बैंकों की दर बोलते हैं, जिससे बैंक को ब्याज पे पैसा रखती है, मतलब रिवर्स रेपो रेट होती है। जो आरबीआई क्या करती है, आरबीआई रिवर्स रेपो रेट पे क्या करती है, आरबीआई बैंकों को रेट जो लोन देती है। ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं उसको, रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन जो है दोबारा चेंज हो जाएगा, इसलिए मैं आपको करवा नहीं रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसकी कभी भी आरबीआई अपने हिसाब से करता है, आरबीआई मनमानी करता है, कभी भी रेपो रेट चेंज कर देता है। चलो भी उसका मन हुआ, रात को उठ के मन हुआ चलो मैं रेपो रेट चेंज करूंगा, वो कर देता है, आरबीआई को कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, इसलिए हम इसको भी याद नहीं करेंगे। 3-4 महीने पहले की अगर रेपो रेट चेंज हुई है वही एग्जाम में पूछी जाती है। 7 अप्रैल को पूछी गई है, देखो 7 अप्रैल 2021 तक पूछा गया ना, क्यों? इसको पता है कि 8 अप्रैल को चेंज कर देगा तो हमारा क्वेश्चन खराब हो जाएगा, इसलिए इसने 7 अप्रैल का पहले ही मेंशन किया कि 7 अप्रैल 2021 तक भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति कितनी थी, रेपो दर कितनी थी, रेपो रेट। ठीक है, चलो भांगड़ा नृत्य के संदर्भ में भांगड़ा नाम निम्नलिखित में से अंग्रेजी शब्द से लिया गया, किस शब्द से लिया गया? तो वो लिया हेम्प से लिया गया, हेम्प शब्द से लिया गया भांगड़ा नृत्य, जो पंजाब में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बोना ग्रह मुख्य शुद्ध ग्रह पेटी में स्थित है? तो वो है हमारा साइरस बोलते हैं उसको, सीरीस नहीं साइरस बोलते हैं, साइरस बोलते हैं। ठीक है, कौन सा बोना ग्रह मुख्य शुद्ध ग्रह पेटी में स्थित है? तो हमारा साइरस ग्रह। ठीक है, ड्वार्फ प्लेनेट लाइज इन द मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट। ठीक है, साइरस आंसर हो जाएगा। पेड़ों के विकास विशेषता विशेष रूप से वृद्धि वलय के विश्लेषण में पिछली जलवायु घटनाओं में रिकॉर्ड बनाने में संबंधित है। तो वो क्या है हमारा? ध्रुव जलवायु विज्ञान या डेंड्रोक्लाइमेटोलॉजी बोलते हैं इसको। इसमें इस चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। ये तो वन वर्ड से भी आपके याद हो जाएंगे, वन वर्ड आप करोगे ना, उसमें वन वर्ड में है, शायद ब्लैक बुक में भी है, डेंड्रोक्लाइमेटोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो वो वहाँ पे बताएगा, ये चीज़ होती है। ठीक है, क्लाइमेट इवेंट्स बाय एनालिसिस ऑफ ट्री ग्रोथ। ठीक है, ट्री ग्रोथ जो है इसके बारे में बताया जाता है डेंड्रोक्लाइमेटोलॉजी के अंदर। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी
को अंग्रेजों ने अलीपुर बम षड्यंत्र मामले में अभियुक्त के रूप में गिरफ्तार कर लिया था, वो था हमारे कन्हैयालाल दत्ता। कन्हैयालाल दत्ता थे, उनको गिरफ्तार कर लिया था अंग्रेजों ने। मुगल बादशाह बाबर का प्रथम नाम था, क्या था? बाबर का प्रथम नाम था जहीरुद्दीन महमूद नाम था उसका। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 37, देखो ये क्या कह रहा है, 37 कह रहा है कि अप्रैल 2021 तक निम्नलिखित में से कौन टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय लॉन्ग जंपर है? तो वो कौन से? श्रीशंकर मुरली का अब आगे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो किस खेल से रिलेटेड है और टोक्यो में इन्होंने भाग लिया था कि नहीं लिया था, ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय लॉन्ग जंपर है ये श्रीशंकर मुरली। आगे चलेंगे। किस वर्ष भारत में सार्वजनिक ऋण का सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात रिकॉर्ड 84.2% हो गया था? तो वो हो गया था हमारा 2003 में। हमारा जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है, जीडीपी की जो रेट है वो कितनी हो गई थी, रिकॉर्ड कितना है अनुपात हमारा, रेशियो कितना हो गया था, 84.2% हो गया था, ठीक है, 2003 के अंदर। निम्नलिखित में से कौन उपन्यास Q&A के लेखक है? Q&A किसने लिखा था? विकास स्वरूप ने लिखा था। Q&A बुक्स, उपन्यास, ये सब नोवेल वगैरह ना, याद रखा करो भाई, इंपॉर्टेंट यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, उपन्यास से पूछेगा, भारत की कोई योजनाएं पूछेगा सरकार की, है ना, और कोई डांस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, या फिर कोई मान लो कोई ऐसा करंट में चल रहा होगा, मोदी जी कहाँ जा रहे हैं, मोदी जी ने क्या उद्घाटन किया है, वो पूछ लेगा। ऐसे ध्यान में रखने, और मैं तो करवाता ही हूँ आपको। स्टैटिक जीके वाला फॉलो कर रहे हो क्या? स्टैटिक जीके वाला जो डोज मिलती है आपको 15 मिनट की, वो फॉलो किया करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन मिस डेफ वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी? तो वह है विदिशा बलियान। मिस डेफ वर्ल्ड का खिताब विदिशा बलियान, ठीक है। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 में एक संशोधन वर्ष 2005 में पारित किया गया था। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 में एक वर्ष संशोधन वर्ष 1956, अच्छा ये इतना था, 1956 में एक क्या है, एन अमेंडमेंट टू द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 वाज पास्ड इन द ईयर। मतलब ये संशोधन अधिनियम था, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम, ये पास कब हुआ था? ये हुआ था हमारा 2005 में पारित हुआ था हमारी संसद में, ठीक है। संसद में कोई भी बिल पारित होता है सबकी मेजोरिटी के साथ में, तो वो 2005 में हुआ था। प्रकाश उत्सर्जन डायोड संरचना के संविवेचन के लिए निम्नलिखित में से कौन है? तो वो हमारा जर्मेनियम उपयुक्त नहीं है, ठीक है, जर्मेनियम याद रखना उपयुक्त नहीं। गैलियम फॉस्फेट है, इंडियम गैलियम भी है, और गैलियम आर्सेनाइड भी है, और जर्मेनियम नहीं है। आगे चलेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार शीर्ष वैश्विक 100 की सूची में भारत के कितने बैंक है? तो अभी तक तो एक ही बैंक था, और 2020 की बात है, तो अभी ये क्वेश्चन को याद नहीं रखेंगे, बस इतना ध्यान रखेंगे सर्वेक्षण में बैंकों के बारे में भी पूछा जाता है। एक तो रेपो रेट के बारे में भी पूछ लिया, और एक ये पूछ लिया टॉप 100 वाला ना, तो बैंकों के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये चीज ध्यान रखना। क्रांतिकारी भगत सिंह की आयु कितनी थी जब इन्हें फांसी पर लटका दिया था? बहुत ही दुख की बात है कि लोग आज भगत सिंह को बहुत कम याद करते हैं। लोग चलो छोड़ो, ये बातें करने की नहीं होती, लोग बुरा मान जाएंगे कोई। 23 वर्ष थी, और क्या जज्बा था यार उस बंदे का, मतलब 23 साल की उम्र में आज लोग क्या करते हैं, लोग 23 साल की उम्र में अपने जीवन को बर्बाद करते हुए घूम रहे हैं। कोई क्या सोच रहा है, कोई क्या सोच रहा है, उसने अपने देश के लिए फांसी पे चढ़ गया वो बंदा। सोच सकते हो उसकी मेंटेलिटी क्या थी। और भगत सिंह जब फांसी पे जाने से पहले उसके पास एक नोवेल था, उस नोवेल को पढ़ रहा था वो, और उसने कहा कि मैं यहाँ पे फांसी पे चढ़ने जा रहा हूँ, मेरे के लिए दुखद की बात है ही नहीं, मेरे तो लिए खुशी की बात है, मैं अपने देश के काम आया, देश के लिए मैंने अपनी जो जान देने जा रहा हूँ मैं। वो अपना नोवेल पढ़ रहा था, नोवेल के अंदर इसे पेन अंदर डाला, उस नोवेल को बंद किया और फांसी पे लटकने के लिए चला गया। मतलब सब हैरान थे, उसका इतना जज्बा था उस बंदे का। जब उसके सांस निकले तभी उसका छटपटाया। बाकी तो बंदा जब फांसी पे चढ़ाया जाता है ना, तो उसके सब जो जितने भी द्वार है सबसे है ना, मूल मंत्र सब मतलब मूत्र वगैरह सब निकल जाता है, पेशाब वगैरह सब निकल जाता है। क्यों यार, फांसी पे चढ़ाया जाता है, एकदम से सांस रुक जाती है बंदे की। और उस बंदे ने फांसी पे चढ़ने तक उसका इतना कॉन्फिडेंस था, उसके बाद में तो जो हुआ वो नेचुरल जो प्रोसेस था। बट भगत सिंह था, उसका बहुत तगड़ा जज्बा था। उनको, भगत सिंह को आपको अपना आइडियल मानना चाहिए। और जो लोग महात्मा गांधी को और बहुत सारे लोगों को आइडियल मानता है, मैं ये कहना चाहूँगा एक लाइन में कि भगत सिंह को भी थोड़ी तवज्जो ने अपने देश के लिए वो कर दिखाया जो कोई भी नहीं कर पा। भगत सिंह की आयु कितनी थी? 23 साल, ठीक है। 23 साल में बंदा क्या ही होता है, और उसने फांसी खा ली थी देश के लिए।
तो बहुत बड़ा जज्बा था भाई, याद रखा करो अपनी ये जो शहादत है, शहादतें अगर याद रखेंगे तो हम अपने देश को बहुत आगे ले जाएंगे। क्योंकि हमें पता होता है कि हम, जैसे इंसान का बुरा टाइम अगर किसी को पता होता है ना, वो अच्छे टाइम में जाके, अगर मान लो आप यहाँ पे बहुत बुरा टाइम फेस कर रहे हो, अच्छे टाइम में जाके भी ये वाला बुरा टाइम आपको याद रहता है, इसका मतलब यहाँ पे आप बहुत ग्रो करने वाले हो, है ना। अगर यहाँ आके आप बुरे टाइम को भूल जाते हो, हमारा बुरा टाइम क्या था, जब हम अंग्रेजों के उसमें थे, अंग्रेज हमारे पे राज कर रहे थे, तब भगत सिंह जैसे आए थे, इन्होंने अपनी जान तक देके लोगों को मोटिवेट किया था कि देखो मैं अपनी जान दे सकता हूँ उनके लिए, अपने देश के लिए, उनको भगाने के लिए अंग्रेजों को, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे। फिर लोगों में खून खोला था कि यार भगत सिंह जैसा नौजवान जो जान दे सकता है तो हम क्यों ना देश के काम आए, और फिर उन्होंने क्रांतियां करी थी, है ना। तो ये सब आपको पता ही है, और भगत सिंह के बारे में थोड़ा सा बहुत है ना अंदर फील होता है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्षण एसडीजी स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के सतत उपयोग और संरक्षित पुनरक्षित को बढ़ावा देना, वनों का स्थायी प्रबंधन, मरुस्थलीकरण का मुकाबला करना तथा भूमि क्षरण को रोकना और जैव विविधता को नुकसान को रोकना चाहता है। तो कौन सा है वो एसडीजी 15। विच ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी सीक्स टू प्रोटेक्ट, रिस्टोर और प्रमोट sustainable use of terrestrial ecosystem, sustainably manage forest, combat desertification and half and reserve land degradation and half biodiversity loss। ठीक है, तो SDG 15 है, ठीक है, SDG 15 हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित कौन सा विकल्प स्थायी उत्तक की विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर सी, अंतर कोशिकीय अवकाश उपस्थित होते हैं। इसमें क्या होता है, इंटर सेलुलर स्पेस आर प्रेजेंट। ठीक है, स्पेसेस आर प्रेजेंट, ये चीजें आपको याद रखनी है। बायो का क्वेश्चन है, बायो जब आप पढ़ेंगे उत्तक वगैरह की चीजें आपको नॉलेज होगी तो आप कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। अभी तो इसमें याद रखेंगे आप विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में क्या इसका जो मतलब इसकी विशेषता क्या होती है, वो ये होती है इंटर सेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट, इंटर सेलुलर स्पेसेस इसमें प्रेजेंट होते हैं या फिर उपस्थित होते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के राज्यों के पुनर्गठन और उनसे जुड़े मामलों को अधिनियमित करने के लिए अधिनियम बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1956 में बनाया गया था। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कर्नाटक भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है, बिल्कुल है भाई। उसके बाद में कह रहा है कि अरेबिका कॉफी का एक किस्म है, अरेबिका कॉफी का एक किस्म है। मैक्सिको से लाई जाने वाली कॉफी को अरेबिका किस्म का उत्पादन भारत में किया गया था। नहीं, ये वाला सही नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है वो हमारा 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है। चलो आगे, ऊपरकोट की बौद्ध गुफाएं गुजरात के किस शहर में स्थित है। गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। ऊपरकोट की बौद्ध गुफाएं जो है गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। आगे, कैमेलिया साइनेंसिस एक पौधा है जो किसका उत्पादन करता है, वो करता है चाय का उत्पादन करता है। कैमेलिया साइनेंसिस चाय का उत्पादन करता है। चलिए, आज हम 2 ही सेक्शन रखेंगे, मैथ्स और इंग्लिश वाला सेक्शन मैं आपको कल अपलोड करूंगा। कुछ बच्चे हैं जो थोड़ा सा परेशान हैं कि भाई हम टाइम इतना नहीं निकाल पाते, हालांकि आज 1 घंटा चला गया, बीच में फालतू की बातें और हो गई थी आज ना। मैं आपको कहीं आपको जय श्री राम जी की इधर सुना रहा हूँ, कभी आपको भगत सिंह के बारे में बता रहा हूँ, कभी कभी हो जाता है। चलो 1 घंटे का हो गया वैसे, पर ये 2 ही सेक्शन रहेंगे आज, और कल जो है वो मैं इंग्लिश, ये ज़्यादा नहीं, थोड़ा मतलब 2-1 वीक चलेगा, 2 वीक ऐसे चला के रखूँगा ताकि थोड़े बच्चे यूज टू हो जाएं इसके, है ना। लोग थोड़े परेशान हो गए, बच्चे थोड़े परेशान हो गए, और मैं चाहता हूँ कि आप परेशान ना हो, पढ़ाई करते रहें अच्छे से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक करना और सब्सक्राइब अगर चैनल को किया तभी आप पहुंचे यहाँ पे, सब्सक्राइब तो कर ही रखा होगा, नहीं कर रखा तो कर देना, और लाइक जरूर कर देना। वीडियो को लाइक किया करो, लाइक करने में कंजूसी क्यों करते हो, आपको इतना अच्छा कंटेंट यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, लाइक करने में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। लाइक करके जाएंगे, नहीं लाइक करेंगे उनके मैं कान खींच के बिठा दूंगा, देख लेना फिर। और डेली आपको 2 बजे मॉक टेस्ट मिल ही जाता है। ठीक है भाई, चलिए थैंक यू सो मच, वापस मिलेंगे अगले मॉक टेस्ट में। थैंक यू, पढ़ाई करते रहो अपनी, और डिमोटिवेट मत हुआ करो। कोई भी अगर डिमोटिवेट होने की सोच रहा है तो फिर उसको आप डिमोटिवेट हो गए वो तो अलग है, फिर मैं और मारूंगा ऊपर से आपको 2 मुक्के और मारूंगा, घुसे और मारूंगा। ठीक है, डिमोटिवेट तो आपने होना ही नहीं है, अपनी तैयारी अच्छे से करते चलो। जब भी आपको लगे कि मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ, अपने माँ बाप के चेहरे को देख लिया,
उन सपनों को देख लिया करो जो उन्होंने बुन रखे हैं और आपके लिए, ठीक है। जो आप चाहते हैं कि मैं उनके सपनों को पूरा करूं, तो आपको डिमोटिवेट होने की तो फिर नौबत ही नहीं आनी चाहिए। आपको तो ये सोचना चाहिए कि मेरे को कुछ करना है, और करोगे। करोगे कब? एक बंदा तो ऐसा होता है जो सोचता है ना, एक सपने लेता है, रात को सोते हुए सपने लेता है। जो अब्दुल कलाम ने क्या कहा था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, सपने वो नहीं होते जो हम रात में सोते हुए देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमारी नींद उड़ा दे। तो नींद उड़ाने का मतलब वही होता है। उसको सही से अगर समझें कि आपने सपना देखा, ठीक है, सपना देख लिया, एक सीजीएल में अपने को नौकरी लेनी है, सीजीएल में जो जॉब लेनी है अपने को, उसके बाद में उसके लिए आपकी सारी नींदें उड़ जाए, यानी कि सारा का सारा अपना फोकस उस पर पढ़ाई पे आ जाए। आप फालतू की चीज़ें देखें ही ना आप रील्स पे टाइम अपना वेस्ट करें, ना आप कहीं पे ऐसी फालतू चीज़ों पे टाइम वेस्ट करें। आप रील्स देखने की बजाय ये पढ़ाई की वीडियोस देखा करो ना, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।